विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हम संविधान के भाग 15 में पहुंच चुके हैं। भाग 15 यानी निर्वाचन, इलेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी अभी आप इलेक्शन से, है ना, लोकसभा के इलेक्शन में आपने वोट किया, तो इलेक्शन के बारे में पढ़ना है आपने। तो आपने सबसे पहला जो याद करना है आपने, निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? आंसर संविधान के भाग 15 में है, पार्ट 15 में है। कहां से कहां तक है? आंसर संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। पहला काम यही करना है आपने कि 324 से लेके 329 तक के जितने भी हेडिंग्स हैं उनको याद कर लेना है। क्या करना है? इससे भी काफी हेल्प मिलती है आपका आंसर निकालने में। तो जैसे 324 है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। Superintendence, directions and control of elections to be vested in the election commission। यानी इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के संबंध में अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपने 324 के आसपास देखना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका 325, 325 का हेडिंग है, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन or to claim to be included in a special electoral roll on ground of religion, race, caste और sex। आर्टिकल 325 हेडिंग याद करनी है। उसके बाद आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वयस्क मताधिकार, इसी के साथ आपने 326 आर्टिकल को जब हेडिंग याद करेंगे, पहले बता देता हूं मैं इंग्लिश में भी, इलेक्शंस to the house of the people and the legislative assembly of the states to be on the basis of adult suffrage। adult suffrage यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर ही निर्वाचन होगा। इसी के साथ आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद करना है, 61, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्योंकि वयस्कता की जो आयु थी पहले यहाँ पर देश में कितनी थी? 21 थी। बाद में उसको घटाकर कितना किया गया? 18 किया गया। कितना किया गया? तो 1988 में किया गया है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय और बहुत सारे रिफॉर्म आए थे एजुकेशन में, कंप्यूटर शिक्षा आई थी, तो बोला गया भाई 18 साल के लोगों को भी क्या करने दिया जाए? वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो 61वां संविधान संशोधन यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, किसके साथ याद करना है आपने? आर्टिकल 3, ठीक है, 26 के साथ। उसके बाद आर्टिकल 327 है, विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। उसके बाद आर्टिकल 328, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति यानी पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बोलते हैं विधानमंडल को, इसको। और एक आर्टिकल 329 याद करना आपने, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन यानी बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। समझ में आ गया? यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे निर्वाचन संबंधी मामलों में। तक क्लियर हो गया? तो ये करने एक 329 का भी है, वो निरसित हो चुका है, हटा दिया गया उसे। तो बस इतने आर्टिकल की हेडिंग याद करनी, तब आपने चैप्टर पे आना है। एक बार आपने बेयर एक्ट में डिटेल पढ़ना है इसको पूरा। आप पाएंगे कि जो किताब में आप पढ़ रहे हैं वो सब यहीं से लिया गया है। कहां से? बेयर एक्ट से। अंतर इतना है कि इसमें भाषा थोड़ा सा कठिन होती है बेयर एक्ट में, क्योंकि संविधान की प्रतिलिपि है, और यहाँ पर जो आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें भाषा क्या होती है? आसान होती है। आपको समझाने के लिए आसान भाषा में उसको लिखा गया है। ठीक है, तो निर्वाचन यानी इलेक्शन, तो भारत की शासन की लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक प्रणाली अपनाई गई है। भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है। क्या होता है लोकतंत्र? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? अब्राहम लिंकन ने दी थी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, दी थी।
तो सबसे अच्छी डेफिनेशन बताया जाता है कि अब्राहम लिंकन की है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल या ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, है ना। तो भारत में शासन की लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक प्रणाली अपनाई गई है। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है, निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। इसमें एक बार एक ऐसा प्रश्न पूछा यूपीएससी ने जिस पर कि घूम गए बहुत सारे एस्पिरेंट्स। देश में ऐसा पूछा उन्होंने कि भारत बहुत बड़ा मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का आधार है, कुछ ऐसा करके पूछा और ऑप्शन दिए उन्होंने, आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 19(1)C और आर्टिकल 19(1)D, कुछ ऐसा करके ऑप्शन दिया। अब बच्चे घूम गए उन्होंने कहा लोकतंत्र का आर्टिकल 19 से क्या मतलब है भाई। आर्टिकल लोकतंत्र का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का इससे क्या लेना देना। आर्टिकल 19 तो बोलता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है। लेकिन जब आप डीप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 19(1)C में पढ़ते हैं आप संगम या संघ बनाने की शक्ति। अब तो ये भी लिख दिया गया है संगम या संघ बनाने की शक्ति थी पहले, अब इसमें एक संविधान संशोधन भी किया गया है। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद अब बोला गया है कि 19(1)C में लिखा हुआ है 19(1)ग में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की जो छूट होगी, स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं देश में वो आर्टिकल 19(1)C से बनती है। जितने भी मजदूर संघ बनते हैं, जितने भी छात्र संगठन बनते हैं, जितने भी बेरोजगार संघ बनते हैं, वो सब कहां से बन रहे हैं? आपके आर्टिकल 19(1)C से। इतना क्लियर हो गया। कुछ पार्टियां पहले से थी, आजादी से पहले से थी, संविधान के लागू होने के पहले से थी, लेकिन मैंने कहा आर्टिकल 19(1)C से आप कोई भी एक नई पार्टी क्या कर सकते हैं। यही है लोकतंत्र का हो। तो निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और जो किसी विधि के अधीन अनिवास यानी नॉन रेजिडेंस चित्त विकृति मतलब जिसका विकृत चित्त ना हो, चित्त मतलब माइंड से क्या ना हो, विकृत ना हो, और अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य ना हो, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा उसको। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? तो आपका निर्वाचक नामावली में जो नाम आता है वो आपके आर्टिकल 326 की वजह से है। और आपका नाम अभी इसलिए है क्योंकि आप नॉन रेजिडेंस वाला कंसेप्ट नहीं है। जिस दिन आप क्या करोगे, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे, उस दिन अपने आप ही आपका यहाँ का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या आप इस देश के हो तो आप पर नहीं लगता है ये, ठीक है। दूसरा चित्त विकृति भाई इसीलिए बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ को सही रखें तैयारी के दौरान, विकृत चित्त ना हो, ठीक है। अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य ना हो, अपराधी नहीं होना है, भ्रष्ट आचरण का नहीं होना है। क्लियर हो गया। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या मूल अधिकार, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिन्होंने मूल कर्तव्य नहीं पढ़े हैं पूरे आर्टिकल। अगर मैं बोलूं कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के किस भाग में है मूल कर्तव्य? 4A में है। कहां से लिए गए हैं? फॉर्मर यूएसएसआर से लिए गए हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है, कैपिटल ए। कहां से कहां तक है? ABCDEFGHIJK, पहले J तक थे, अब कहां तक है? K तक है। पहले 10 थे मूल कर्तव्य, अब कितने हैं? अब 11 हैं। अब वो ऐसा पूछता है क्या वोट देने का जो कर्तव्य है वो क्या मूल कर्तव्य में, मतलब मूल कर्तव्य में बोलता कौन सा नहीं है? तो वोट देने का कर्तव्य नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी भाई। वहां पर वोट देने का कोई कर्तव्य नहीं है हमारा। वोट देना चाहिए पर मूल कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ। एक तो ये पूछता है, या बोलता वोट देने, फिर एक मूल अधिकार में पूछता है
कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो वोट देने का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं। दो पूछता है, एक बोलता है कि वोट देने का कर्तव्य क्या मूल कर्तव्य है? नहीं है। दूसरा बोलता है वोट देने का अधिकार क्या मूल अधिकार है? नहीं है भाई। कई बार देखा होगा आपने, निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है तो भगा देंगे आपको, बोलेंगे नाम है ही नहीं। समझ में आया? या बालिका है, कोई बालिका अपने विवाह के बाद मायके में आ रखी है और वो कह रही है कि मुझे वोट डालना है, वो उसके पास कार्ड भी है, वहां जाती है, वहां पर पता चलता है वहां निर्वाचक नामावली में नाम ही नहीं है। अरे भाई कहाँ गया? तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो पता होता है उन्हें किसका विवाह हो गया है। जैसे ही विवाह हो गया, अपोजिशन वाली जो पार्टी होगी जिसको पता है कि आपका वोट नहीं पड़ना हमें, तो आपका नाम क्या कट कर दिया जाएगा कि विवाहित है, विवाह हो चुका है इनका। समझ में आया? तो भाई मूल अधिकार नहीं है। कैसा? विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। कैसा है? मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या मूल अधिकार, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में है। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 324 से 329 तक है। कहां तक है? भाग 15 में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है, अपितु केवल निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग उनके अधिकार, शक्तियों, कृत्यों के बारे में मोटे तौर पर प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए भाई? तो सबसे पहले तो भैया 324 याद कर लो। जब भी इलेक्शन कमीशन आपसे पूछेगा तो आपने बोलना 324। क्या बोलना है? 324। क्या दे रखा है इनमें भाई? इन आर्टिकल में 324 से 329 में मैंने कहा कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया। इनमें क्या किया गया? अपितु केवल निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग उसके अधिकार यानी अधिकारों, शक्तियों और कृत्यों के बारे में मोटे तौर पर प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 327 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। किसको की गई है? निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? आंसर संसद को। और संसद ने प्रयोग किया उस शक्ति का, आर्टिकल 327 का प्रयोग किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, क्या बोलते हैं उसको? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। किसको? किसको भाई? रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राजनीतिक समानता की मांग कांग्रेस ने वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में की थी। कब की थी? ये 1931 का कराची अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तो मूल अधिकार के लिए इंपॉर्टेंट है कराची अधिवेशन, और दूसरा राजनीतिक समानता की मांग कांग्रेस ने कब की? 1931 में की। कहां पर की? कराची अधिवेशन में की। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग साइमन कमीशन के समक्ष 1928 में रखी थी। किसके समक्ष? साइमन कमीशन। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार माना था, और वास्तव में है। उच्च वर्ग कहां जाता है वोट करने? सबसे ज्यादा कौन जाता है वोट करने भाई? निम्न वर्ग जाता है, जो ग्रसित है, जो अभाव में है ना, जो प्रभावित होता है कि सरकार की योजनाओं से। ठीक है। अब सरकार शौचालयों का निर्माण कर रही है, हर घर जल भेज रही, उससे वो अपर जो उच्च वर्ग, मतलब जो रिच कम्युनिटी है, उसको क्या मतलब है? उसने तो अपना समरसीवर लगा रखा, उसको हर घर जल से क्या करना? उसने तो 200 फीट नीचे लगा रखा, वो तो मिनरल वाटर पी रहा है। क्या पी रहा है? दिक्कत उसको है जो स्टैंड पोस्ट पे जा रहा है सुबह सुबह क्या करने के लिए? लाइन लगा के बाल्टी लेके खड़ा हो रखा है। और जब हर घर जल योजना आएगी तो उसके घर में नल लगेगा, और जब उसके घर में नल लगेगा तो सुबह सुबह की जो लड़ाई झगड़ा, एक बाल्टी के लिए सर फोड़ने वाली जो घटनाएं होती हैं, उनसे क्या होगा? उसे निजात मिलेगी। जब शौचालयों का निर्माण होगा घर में तो क्या होगा? वो जो जहां पर पास बने हुए होते हैं, किस चीज के? टॉयलेट के पास बने होते हैं, और जहां पर की क्या है, लाइन लगानी पड़ती है,
उस चीज से उसको क्या मिलेगा, निजात मिलेगी। समझ में आया? तो इसलिए निम्न वर्ग जाता है कि नहीं जाता है? जिसको बिजली फ्री मिल रही होगी, जिसको पानी फ्री मिल रहा होगा, ठीक है, वो जाएगा भाई वोट करने। और ये बड़े दुख की बात है कि शिक्षित वर्ग भी नहीं जाता है पूरा, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिभा किसको करना चाहिए, सबसे ज्यादा समझ किसकी है, शिक्षित वर्ग की है, वो भी नहीं जाता है। नाराज हो जाता हो कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, बेरोजगारी, हम नहीं दे रहे वोट, या फिर नोटा जैसे बटन दबा के आता, नन ऑफ द अबव। इससे क्या होगा भाई? हाँ, या तो फिर नोटा इतना हो कि उससे ज्यादा हो, कितना, वोट से ज्यादा हो। इसका मतलब आपने सारी पार्टियों को ये बता दिया कि हमें आपके क्या उम्मीदवार पसंद नहीं है। नोटा का मतलब क्या होता है? हमें आपके उम्मीदवार, लेकिन नोटा की संख्या कितनी होनी चाहिए फिर? 150 लोगों के नोटा दबाने से कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई। 1928 में डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार माना था। इससे राजनीतिक कानूनी समानता स्थापित होने की बात कही थी। आर्टिकल 328 के तहत राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। 328 के तहत राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकती है जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है। ये भी ध्यान रखना, जिस पर संसद ने उपबंध नहीं किया है उन्हीं के बारे में क्या करेगी, विधि बनाएगी विधानमंडल। विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर। मतलब जब मैं आपसे पूछता हूं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, तो आपने बोलना अरे भाई पहले गवर्नर बोलना है, विधानसभा तब आएगी। नंबर 1 गवर्नर, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद जिन राज्यों में है। साथ में ब्रैकेट में लिखना, आप क्या लिखना है। जब मैं आपसे बोलूंगा संसद, तब आपने सबसे पहले बोलना राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के आगे आपने लिखना है निम्न सदन, राज्यसभा के आगे लिखना आपने उच्च सदन। ऐसे विधान मंडल जो मैंने बोला आपको, उसमें भी क्या बोलना आपने, राज्यपाल, विधानसभा। विधानसभा के आप आगे लिखना आपने निम्न सदन, लोअर हाउस। और किसके आगे, विधान परिषद के आगे लिखना आपने उच्च सदन। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। तो राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकती है जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है। संसद द्वारा निर्वाचन से संबंधित विस्तृत उपबंध विभिन्न अधिनियमों के तहत दिए गए, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बल्कि अभी पीडीएफ डाउनलोड कर दो उसकी। लेकिन मैंने कहा संशोधन हुए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी बोलते हैं। लोक की जगह क्या लिखा होता है कई बार, आप तो ये मत बोलना कि लोक की जगह जन लिख दिया। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परिसीमन आयोग 1962, डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कितने परिसीमन आयोग बने अभी तक? वैसे तो हर जनगणना के बाद एक परिसीमन होना चाहिए, लेकिन कितने बने आज तक? 4 बने खाली। कितने बने? तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा वो परिसीमन आयोग कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, डिलिमिटेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। कौन होता है? कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे? अभी निर्वाचन हुआ पूरा, लोकसभा में वोट डाल के आया, सबने उसमें डाला, क्या बोलते हैं, फेसबुक, क्या होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम में सबने अपनी फिंगर दिखाई कि देखो क्या लगा हुआ है, निशान लगाया। इतने में खुश नहीं रहना आपने, आपने बोलना ये इंक का केमिकल नाम क्या है, क्या है इसका? हाँ जी, अग्निहोत्री, AgNO3, पक्का चेक कर लो एक बार। और साथ में मैंने पूछा आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी। ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? एक सदस्य थोड़े होता है इलेक्शन कमीशन, पहले होता था एक सदस्य था, फिर बहुसदस्यीय हुआ, फिर एक सदस्य हुआ, फिर बहुसदस्यीय हुआ। तो अन्य इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? ढूंढिए, मोबाइल खाली इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए नहीं होता है, ढूंढिए। तीनों इलेक्शन कमिश्नर की बताइए मुझे। और क्या इनकी पावर ऊपर नीचे होती है? नहीं होती है, सबकी बराबर होती है। चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो, पावर्स क्या होती है? लगभग सेम होती है। हाँ जी,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। और अन्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है? और इंक भी देख लीजिए भाई, ये जो हाथ में इंक लगी है आपके फिंगर पे, कौन सी है देखो। पहले पूछते थे ऐसे क्वेश्चन, अभी हो सकता है ग्रुप सी में पूछे, यूपीएससी नहीं पूछेगी। परिसीमन आयोग 1962, परिसीमन आयोग 1972 आदि, परिसीमन आयोग 1972। समय समय पर और अधिनियम भी बनाए जाते हैं, विभिन्न नियमों आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन व्यवस्था पर अमल में लाया जाता है। अब पढ़ रहे हैं हम भाई इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में, पहले 324 ही याद कर लो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में बंद किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। अब क्यों है संवैधानिक? क्योंकि संविधान में इसका आर्टिकल है, संविधान में उल्लेख है, इसलिए क्या है। और अगर संविधान में उल्लेख नहीं होता जिनका, तो हम उनको बोलते हैं संवैधानेतर। क्या बोलते हैं? संविधान से बाहर। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को की गई, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मैंने पूछा कब मनाते हैं, आपने बोलना 25 जनवरी को मनाते हैं। याद करना बहुत आसान, 26 जनवरी तो सबको याद रहती है। कितनी तारीख को होती है 26 जनवरी? हाँ, जानबूझ के पूछा मैंने, कई लोग सोच रहे हैं उस पे ना कि कितनी तारीख को होती होगी। चलो, तो 26 जनवरी को ही होगी। तो अब ये ऐसा होता है ना, इस मजाक करने से, रेडिकुलस वे में जब आप याद करते हैं तो याद हो जाता है। तो अब आपको याद रहेगा कि यहां पर एक क्या किया गया था, मजाक किया गया था। 26 जनवरी, उससे एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस? क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी इस दिन। क्या की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। वह संसद और राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का, अब ये 3 शब्द याद कर लीजिए भाई, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल करता है। क्या करता है? 3 शब्द याद करने हैं, अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस, निर्देशन यानी डायरेक्शन, और नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन देगा कि देश का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन किन का इलेक्शन कराता है या किन किन का नहीं कराता है। नंबर 1 ऑप्शन में देगा वो संसद के दोनों सदनों का, फिर देगा वो राज्य विधान मंडलों का, फिर देगा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों का, फिर देगा वो नगर पालिका और पंचायतों का। तो आपने बोलना नगर पालिकाओं और पंचायतों का इलेक्शन देश का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग का अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243, हाँ जी, कजा, आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड। बार बार देखो, एक बार चेक करो, संदेह करो सही है भी कि नहीं है। जितनी बार संदेह करोगे उतनी बार फिर आपका संदेह क्लियर होता रहेगा। आर्टिकल 243 में ही है, के में है, जेड ए में है, ठीक है। तो 2 जगह पे आपके राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 324(2) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य कुछ निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन में कितने लोग रहेंगे ये निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया। अब वो फिर पूछेगा आपसे कि निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, ये तय करने का अधिकार किसको है? पहला ऑप्शन जानबूझ के वो संसद देगा आपको। क्या देगा? ताकि आप फंसो। अधिकतर काम तो संसद करती है। दूसरा काम देगा वो क्या, हो सकता है यही दे दे, क्या? राष्ट्रपति। तीसरा काम कुछ दे देगा वो कि
क्या प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से बनी हुई एक समिति है ना, इस तरह से देंगे आपको फंसाने के लिए। तो आपने बोलना राष्ट्रपति तय करेंगे कि कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे या निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होगी। चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार करता है। चुनाव आयोग में सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कैसे, किस आधार पर करता है? संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार करता है। संसद द्वारा निर्मित, अब होगा, योग्यता होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने की दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है? आंसर आयोग को, चुनाव आयोग को सहायता करने के लिए, देने के लिए परामर्श किससे लेना पड़ता है? चुनाव आयोग से परामर्श करना पड़ता है। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको, पहले एक सदस्य था, फिर बहुसदस्य था। और अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे निर्वाचन आयुक्त हुए। उसमें जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन हुए पहले निर्वाचन आयुक्त। केवी के सुंदरम हुए, एसपी सेन वर्मा हुए, डॉक्टर नगेंद्र सिंह हुए, टी स्वामीनाथन हुए, एसएल शकधर हुए, आर के त्रिवेदी हुए, आरवीएस पेरी शास्त्री हुए, श्रीमती वीएस रमा देवी कार्यवाहक महिला इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? 9वें नंबर पर आती हैं श्रीमती वीएस रमा देवी कार्यवाहक, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्रीमती वीएस रमा देवी कार्यवाहक थी। 10वें नंबर पे आते हैं टीएन शेषन। कौन आते हैं? यहां पे पता चलता है पहली बार कि निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां क्या होती हैं। टीएन शेषन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद को क्या बना दिया, बताया कि निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां क्या क्या होती। ठीक है। उसके बाद लगातार फिर जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत सारे क्या किए, रिफॉर्म किए, बहुत सारी चीजें लेके आए। जैसे एमएस गिल आए, फिर जेएम लिंगदो आए। भाई डिग्री कॉलेज में भी आपके ना जब इलेक्शन होते थे तो पैसा फूकने लग गए थे छात्र। क्या करने लग गए थे? बड़े बड़े फ्लैक्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े क्या, इतना पैसा खर्च कर रहे थे। उतना विधायक नहीं कर रहा था जितना क्या कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने के लिए लोग कर रहे थे। लिंगदो ने कहा छात्र हो, छात्र की तरह रहो। क्या करो, आप जब प्रचार करोगे तो आपकी प्रचार सामग्री ऐसी होगी, कैसी, एक चार्ट होगा, उस पर आप हाथ से लिखोगे तब प्रचार करोगे, फ्लैक्स नहीं लगाओगे आप। क्या नहीं करोगे? उसका भी हल ढूंढ लिया लोगों ने, है ना। कोई सीमेंट बेच रहा है तो सीमेंट वाले का आगे और पीछे छात्र की फोटो कि जी भाई ऐसे कैसे कि जी हमारा सहायता कर रहे थे वो, हमने थोड़े दिए पैसे, पैसे तो सीमेंट वाले के हैं, पैसे तो जी होटल वाले के हैं, पैसे तो इंस्टीट्यूट वाले के हैं, है ना। उन्होंने तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने उसके साथ लगा दिया। बट लिंगदो ने कहा कि आप खर्चा नहीं करोगे। कौन? छात्र नेता जो हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है। फिर टीएस कृष्णमूर्ति बने। फिर अच्छा, ये टीएन शेषन जी आपके इतने विद्वान व्यक्ति थे, ये राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़े, इनकी जमानत जब्त हुई शायद। अगर ये राष्ट्रपति बन जाते तो ये बताते कि राष्ट्रपति की भी क्या पावर्स होती है, राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां होती है ना अपनी कुछ, तो उनका बता देते। लेकिन क्या हुआ कि नहीं जीते। टीएस कृष्णमूर्ति बने, बीबी टंडन बने, एन गोपाल स्वामी बने, नवील चावला बने, एसवाई कुरैशी बने। ये प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन? एसवाई कुरैशी। कुरैशी समझते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी कुरैशी परिवार में हुआ था। जो इस्लाम के प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? कुरैशी परिवार में हुआ था। ठीक है। एसवाई कुरैशी प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वीएस संपत। कौन भाई? वीएस संपत बने। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एचएस ब्रह्मा बने, नसीम जैदी बने, अचल कुमार ज्योति बने, ओम प्रकाश रावत बने। पता कर लेना भाई, ओम प्रकाश रावत क्या उत्तराखंड के थे? वैसे रावत तो कई जगह होते हैं, बट राजस्थान में भी होते हैं, साउथ में भी होते हैं। सुनील अरोड़ा थे,
कौन थे? फिर सुशील चंद्रा बने, फिर इस समय 25वें नंबर पे राजीव कुमार। कौन है? तो इस पूरी लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, एक पहला याद करना आपने, सुकुमार सेन जी, ठीक है। या अगर पहले 4 याद कर सकते तो पहले 4 याद कर लेना। कभी कभी ऐसा हो जाता है पहले 4 पूछ लेता है, पर चांसेस खाली 5% के होते हैं ऐसा पूछने के। पहला वाला है सुकुमार सेन, याद रखना है। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती वी.एस. रमा देवी का नाम याद रखना है। पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का नाम याद रखना है। और इस समय राजीव कुमार जी का नाम याद रखना, 25वां नंबर याद रखना। क्लियर हो गया? तो भाई अच्छा, ये जो सुकुमार सेन थे ना, ये बाद में अफ्रीकी देश जो सूडान था उसके भी पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। कमाल की बात है। सूडान जानते हो? कभी अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, उनमें सबसे बड़ा देश जो था वो सूडान था। कौन था? बाद में सूडान के टुकड़े हो गए। सूडान की राजधानी खार्तूम थी। कहाँ थी? अभी भी है। नॉर्थ सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम, जहाँ पे कि व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का संगम होता है, नीली नील और श्वेत नील का संगम होता है। क्या होता है? जैसे हमारे लिए प्रयागराज है ना भाई, वैसे अफ्रीका वालों के लिए क्या है? खार्तूम, नीली नील और श्वेत नील का संगम होता है। कहाँ पर? खार्तूम में। फिर सूडान के टुकड़े हो गए, एक साउथ सूडान बन गया, उसकी कैपिटल जूबा है, ठीक है। तो अब वो सबसे बड़ा देश नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का कौन सा है? अब पहले कभी सूडान हुआ करता था, 25 साल पहले जब हम लोग पेपर दे रहे थे तब पूछा गया था, तब आंसर सूडान था। अब क्या है आंसर, ये बताना है आप। हाँ जी, अब बिल्कुल अल्जीरिया है सबसे बड़ा देश। कौन सा? अल्जीयर्स कैपिटल है इसकी। क्या है? क्या कैपिटल है भाई? अल्जीयर्स, अल्जीरिया, है ना। बारबेरियन स्टेट्स बोला जाता है इनको, MAT, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। कैसी? बारबेरियन स्टेट्स। अब मैंने आपको कहा कि क्या भाई कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष 65 वर्ष, जो भी पहले हो। चलो पहले मैं बता देता हूं, बहु सदस्य निर्वाचन आयोग, मल्टी मेंबर सिलेक्शन कमीशन, 1989 याद रखना आपने। क्या याद रखना है? राजीव गांधी जी का कार्यकाल खत्म हो गया था 1989 तक। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। कैसा था? एक सदस्य। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना, अधिसूचना बोलते हैं नोटिफिकेशन, क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रावधान के तहत श्री S.S. धनोवा और श्री V.S. सहगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, लेकिन सरकार के इस निर्णय की तीव्र आलोचना के कारण यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई और 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्य हो गया। यद्यपि S.S. धनोवा बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 324(2) के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन और उत्साधन की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके, पहले अधिसूचना थी, नोटिफिकेशन था, इस बार क्या है? ऑर्डिनेंस जारी किया। निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया और MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। तत्पश्चात संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1993 का रूप दिया गया। क्या दिया गया? अरे 1993 याद नहीं रखना, पूरा बोलना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1993, ठीक है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे। सबके अधिकार क्या होंगे? समान होंगे। तो यार मुख्य निर्वाचन आयुक्त नाराज नहीं होगा? बोलेगा तो फिर मेरे आगे मुख्य क्यों लगा रखा, इनके आगे अन्य क्यों लगा रखा, है कि नहीं है? सबके अधिकार समान होंगे और उसके द्वारा कोई निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाएगा। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन ने इस अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मुख्य न्यायमूर्ति AM अहमदी ने की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्य खंडपीठ, संविधान पीठ ने 14 जुलाई 1995 को सर्वसम्मति से अपना फैसला दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने संबंधी अधिनियम को वैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, सबके बराबर होने चाहिए। नाम हो सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके अधिकार क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, AM अहमदी, और जो संविधान पीठ थी उसमें 5 सदस्य बैठे हुए थे, निर्णय बहुमत से हुआ, बोला गया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कौन गए, TN शेषन गए। बात भी सही थी यार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने कहा फिर मेयर में और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में क्या अंतर रह गया। चलो, इस प्रकार वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, टोटल 3 होते हैं इसका मतलब, और तीनों की जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर वर्तमान में विवाद भी उठने लगे हैं कि इनके सदस्यों की नियुक्ति एक ऐसी समिति के द्वारा किए जाने की मांग की जा रही है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के नेता सम्मिलित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, और वास्तव में होना चाहिए समिति द्वारा ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। और उसमें कौन कौन होने चाहिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, विपक्ष के, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद है पदावधि या पद से हटाया जाना, यानी टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, टर्म एंड ऑफिस ऑफ रिमूवल। तो इसमें पहले खाली इतना याद कर लो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये तो करना आपने याद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए आपने याद करना 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। और एक चीज और याद करनी, इनको कैसे हटाया जाएगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, बड़ा कठिन प्रोसेस बताया था मैंने, वैसे ही हटाया जाता है। तो इसको मैं अब अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि पदावधि क्या होती है, पद से कैसे हटाया जाता है। साथ में बताऊंगा आपको कि आयोग के कर्तव्य और शक्तियां क्या है, जो कि मुख्य परीक्षा को कवर करेगा। ठीक है, अभी इतना